नमस्कार सभी को। इस वीडियो में अपन देखेंगे 8 दिसंबर 2020 को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पहली पारी में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। और इससे पहले जो वीडियो है वो 7 दिसंबर तक के हैं। अगर आपने कहीं नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं अपन पहला क्वेश्चन पे। किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं। किसी व्यक्ति की देखे जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आँखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? तो वह समलक्षणी या फेनोटाइप। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था? तो वह था ऑस्ट्रेलिया। फिर अगला क्वेश्चन, 2019-20 की नियता अवधि के लिए सरकार द्वारा घोषित प्रति क्विंटल धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी की राशि कितनी थी? तो वह है 1815 रुपये। फिर अगला क्वेश्चन, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था हैदर अली और अंग्रेज। और मैंने हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि आंग्ल मैसूर या आंग्ल जितने भी युद्ध हुए थे, जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध तो 4 हुए थे कुल, और आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे ये 3। ये ज़रूर देखने, ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखो इसका यहीं डिस्कस कर लेते हैं। पर आंग्ल मैसूर युद्ध, तो कुल आंग्ल मैसूर युद्ध 4 लड़े गए थे। 4, 2, 3, 4। तो इसमें आपको ध्यान रखना किस तरीके से पढ़ना है इनको। देखो जैसे अपन किसी के नंबर याद रखते हैं तो वैसे ही हो जाएगा। 67 मतलब 1767, 67, 80, 90 और 99। इनको किस तरीके से अपन याद रख सकते हैं? तो 67, 80, 90 और 99, यानी ये सारे 1780, 1790 और 1799 इनमें चारों हुए थे। तो ये अगर आपसे पूछे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया, तो 1767 में। दूसरा कब लड़ा गया? 1780 में। तीसरा 1790 और चौथा 1799 में। फिर पूछा जाता है कि ये समाप्त कैसे हुए, कि कौन कौन सी संधियों से समाप्त हुए? तो बस ये ध्यान रखना, MMR। और ये शुरू के ये 3 ध्यान रखना, MMR। पहली संधि मद्रास की संधि, ये है मंगलोर की संधि। यानी कि जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, और दूसरा हुआ था वो मंगलोर की संधि से, और तीसरा हुआ था वो श्री रंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था, और चौथे में टीपू सुल्तान मारा गया था। तो इसमें कोई संधि नहीं हुई थी। फिर ये पूछा जाता है कि ये समाप्त कब हुए या ये संधियाँ कब हुई? तो देखो पहला युद्ध है, ये +2 करना है इसमें, यानी 2 साल बाद में ये समाप्त हो गया, मतलब 1769 में ये वाला समाप्त हो गया। फिर अगले में क्या करना है? +4 करना है, तो ये 1784 में। अब आपसे पूछ ले कि मंगलोर की संधि कब हुई, तो 1784 में। फिर वापस वही दोहराना है, +2 करना है। रंगपट्टनम की संधि कब हुई? तो वही 1792 में हुई। और आपसे पूछ ले तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब समाप्त हुआ, तो 1790 में, और ये 1799 में रह जाएगा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है, और इसमें टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली, और यह हुआ था हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखने हैं। चलो फिर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? तो यह था संयुक्त राज्य अमेरिका। जैसे पीछे बताए, जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध और 3 आंग्ल मराठा युद्ध, ये जरूर ध्यान रखना। इनमें संधियाँ ध्यान रखनी है, कौन सी तो वही यहाँ MMR की संधि, और यहाँ जो हुआ था एक तो सालबाई की संधि और एक देवगांव की संधि, ये ध्यान रखनी है। तीसरे में संधि नहीं। पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था सालबाई की संधि से समाप्त, और ये हुआ था देवगांव की संधि के द्वारा समाप्त। और ये हुआ था 1775 में शुरू पहला, और ये हुआ था 1803 में शुरू। यानी दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 में, और पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 में। और सेम वही कहानी यहाँ है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा, तीसरा और चौथा, और शुरू के MMR की संधि से मद्रास, मंगलोर और रंगपट्टनम। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्याहार या विड्रॉन किया जा सकता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा। अब देखो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है वह 213, और राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी कर सकता है।
राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को कैसे ध्यान रखें, तो देखो इनको आगे पीछे करना है। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 यानी 123 में तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है, बस आगे की 2 चेंज करनी है, सीधा ही 213। तो ये इसमें तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है और इसमें करता है राष्ट्रपति। फिर अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो श्री न्यायमूर्ति HL दत्तू थे। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज के अभाव के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, तो ये कैल्शियम के कारण अस्थि रोग, इसे अस्थि रोग भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम देने वाले भारत के ब्रिटिश वायसराय का क्या नाम था। ये सारे के सारे वायसराय भी पढ़ने हैं आपको, तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अब लॉर्ड कर्जन के टाइम और क्या क्या हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के टाइम हुआ था 1900 में तो अकाल आयोग की स्थापना हुई थी। लॉर्ड कर्जन के टाइम में अकाल आयोग की स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी, 1900 को। फिर 1902 में क्या हुआ, 1902 में हुआ था पुलिस आयोग का गठन। पुलिस आयोग की स्थापना किसने की, वही लॉर्ड कर्जन ने। अकाल आयोग, लॉर्ड कर्जन ने गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। गुप्तचर, ये भी पूछा जाता है, गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने की, वही लॉर्ड कर्जन ने की थी। फिर ये बंगाल विभाजन हुआ तो 1905 में था, पर ये रद्द कब हुआ या निरस्त कब हुआ, तो ये 1911 में हुआ था। और ये पीछे की शिफ्ट में पूछा भी है, 1911 में ये रद्द हो गया। तो किसके टाइम हुआ रद्द, तो अगर रद्द लागू हुआ तो पूछे तो कर्जन, और बंगाल विभाजन रद्द किसके समय हुआ था या किसके द्वारा हुआ था, तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय ये बंगाल विभाजन निरस्त हुआ या रद्द हुआ था 1911 में। 1911 में ये हुआ, तो फिर 12 में क्या हुआ, तो 1912 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, तो वो भी लॉर्ड हॉर्डिंग के समय। और क्या क्या हुआ, तो और हुआ था एक तो अपने बॉम्बे क्रॉनिकल ये लिखा था फिरोज शाह मेहता ने, और एक प्रताप, ये गणेश शंकर विद्यार्थी ने ये लिखी थी। तो ये दोनों इसी के टाइम लिखी थी। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों का भ्रमण किया, वे निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे, तो ये मोरक्को के। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का गौरव प्राप्त है, तो वह सचिन तेंदुलकर। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पुरुषों की हॉकी में अधिकतम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, तो वह है भारत। फिर अगला क्वेश्चन, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है, तो जादूगोड़ा की खान स्थित है वह झारखंड में। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास करमचंद गांधी के और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर हुए, तो ये हुए थे 1931 को, और 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। फिर अब देखते हैं लॉर्ड इरविन कि लॉर्ड इरविन के समय क्या क्या हुआ। तो लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन भारत आया था। लॉर्ड इरविन के समय ही साइमन कमीशन भारत आया था, और ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया। यानी साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928 को आया। और क्या हुआ, तो और फिर 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च हुआ। डांडी मार्च किस गवर्नर इसमें हुआ था, वायसराय, तो लॉर्ड इरविन के समय। फिर क्या हुआ, तो फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ 1930 में। 1930 ये हुआ था 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। फिर ये 1931 में हो गया गांधी इरविन समझौता, और सविनय अवज्ञा आंदोलन इसके तहत स्थगित किया गया। तो फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने किसानों से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का नेतृत्व किया, जिनके द्वारा सिफारिश की गई कि कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होनी चाहिए, तो यह MS स्वामीनाथन ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन,
IPL 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच किसके बीच खेला गया था? तो ये खेला गया था मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के। फिर अगला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात में और रंगपुर है सौराष्ट्र गुजरात में। फिर अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो वह है 50,000 रुपये। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीतकार बुद्धदित्या मुखर्जी किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो वह है सितार से। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय नर्तकी रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से जुड़ी थी? तो यह है भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। फिर अगला क्वेश्चन है, संसद के द्विसदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह है लोकसभा का अध्यक्ष। फिर अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया लोक नृत्य राजस्थान राज्य से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय किस स्थान पर आरंभ किया गया था? तो वह लॉस एंजलिस USA में प्रारंभ किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वह राजीव कुमार। फिर अगला क्वेश्चन, मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय सभा ने सर्वसम्मति से दिसंबर 2019 में मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में चयन किया गया, तो वह पृथ्वी सिंह रूपन। फिर अगला क्वेश्चन, श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कृष्णा नदी पर, और ये नदियों से भी ध्यान रखना पूछा जाता है। कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी का उद्गम हुआ था महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ पर, और इसका संगम होता है बंगाल की खाड़ी में, यानी अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। फिर इसकी सहायक नदियाँ, ये भी पूछी जाती है। तो इसकी सहायक नदियाँ हैं, एक तो भीमा, तुंगभद्रा, अमरावती, यानी कृष्णा की सहायक नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा, अमरावती, और यह है अपनी एक है कोयना, पेनगंगा, दूधगंगा, ये भी ध्यान रखना। पंचगंगा और दूधगंगा, पंचगंगा और दूधगंगा, पंचगंगा और दूधगंगा, ये ध्यान रखनी है। एक है घाट प्रभा और मलय प्रभा, ये भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। फिर है धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आनंद मठ उपन्यास की रचना की गई? किसके द्वारा आनंद मठ उपन्यास की रचना की गई? तो वह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ICC के 2019 ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार विजेता है? तो वह रोहित शर्मा। फिर अगला क्वेश्चन, मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो मुगल वंश का प्रथम सम्राट था बाबर, और ऐसे ध्यान भी रखना किस हिसाब से, तो वह है बहु अजशाहो। तो प्रथम मुगल सम्राट तो था यह बाबर, और अंतिम मुगल सम्राट पूछे तो ध्यान रखना बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट पूछे तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, और बाबर के बाद हुमायूं के बाद में अकबर, जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा बाबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो बाबर का शासनकाल था 1526 से 1530। बाबर का शासनकाल था 1526 से 1530, और बाबर का जन्म हुआ था वो फरगना में हुआ था, और बाबर ने 1507 में यानी 26 में गद्दी पर बैठता है, और 1507 में इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। और बाबर के 4 बेटे थे, वो थे हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं ही अगला इसका उत्तराधिकारी बना था। और बाबर का प्रथम अभियान पूछे तो 1519, यानी बाबर ने 1507 में तो बादशाह की उपाधि धारण की, और बाबर का भारत के विरुद्ध पहला अभियान कौन सा था? तो वह 1519 में था। और बाबर के 2 निशानाबाज थे प्रसिद्ध, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। उस्ताद अली व मुस्तफ़ा, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, इन दोनों ने पानीपत के युद्ध में भी भाग लिया था। तो
तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बाबर के किन निशानेबाजों ने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। और पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, 1526, 1556 और 1761 में, ये भी ध्यान रखना है। फिर इम्पोर्टेंट है कि बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध, तो बाबर के 4 प्रसिद्ध युद्ध है। एक तो है पानी पीते खाच यानी पानीपत, फिर है खानवा, फिर है चंदेरी और फिर है घाघरा का युद्ध। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। अब यहाँ से शुरू हो जाना 1526 और सीधे चलते जाना, रुकना ही नहीं है। 27, 28 और 29, यानी कि पानीपत का युद्ध हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। खानवा का युद्ध हुआ था वो 17 मार्च 1527 को। और चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 को। और घाघरा का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 6 मई 1529 को। अब पहला युद्ध है, ये किसके मध्य हुआ? पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी को मध्य हुआ था और इब्राहिम लोदी हार गया था। और इब्राहिम लोदी मध्यकाल का पहला शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है मध्यकाल का पहला शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया, तो वो था इब्राहिम लोदी। और ये बाबर के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में हार गया था। फिर दूसरा खानवा का युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया। फिर चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया। और घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया। और बाबर ने फिर कलंदर की उपाधि भी धारण की थी, ये ध्यान रखना है। फिर बाबर की मृत्यु 1530 को हो जाती है आगरा में, तो ये भी ध्यान रखना कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई, तो ये आगरा में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन, प्रतिबल की एसआई इकाई यूनिट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्रतिबल की एसआई इकाई है वह है पास्कल। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथक नर्तकों में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्लासरूम नामक एक संस्थान की स्थापना की है? तो वह है बिरजू महाराज। फिर अगला क्वेश्चन है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधों द्वारा जल वाष्प की निर्मित करती है? तो वह है वाष्पोत्सर्जन। फिर अगला क्वेश्चन है, 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे घनी आबादी किसकी है? तो वह है दिल्ली की। और स्टेट में पूछे तो उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल में पूछिए तो राजस्थान। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन की सहायक कंपनी ने क्लियर वॉक नामक एक सैनिटाइजिंग उद्यान पथ या वॉकवे विकसित किया है? तो वह है विप्रो ने ये किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्य को किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है राज्यपाल द्वारा। और राज्यसभा में पूछे तो मनोनीत किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा। और कुल 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, और वो आर्टिकल 80(1) के तहत, यानी कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 80(1) के तहत कला, साहित्य और विज्ञान के जो विशेषज्ञ होते हैं या इस सब्जेक्ट में विशेषज्ञ होते हैं उन 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। और इसका प्रावधान लिया है वो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से। यानी राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का जो मनोनयन है, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ये ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, 4 सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आरक्षित नकदी निधि अनुपात या CRR कैश रिजर्व रेशियो कितना है? तो वह 3%। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के द्विसदनों के प्रस्तावों द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है? तो यह है 2 महीने के भीतर। 360 में लगता है वित्तीय आपातकाल, और वित्तीय आपातकाल में 2 माह के भीतर उद्घोषणा को संसद के द्विसदनों के प्रस्ताव द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। अब एक है 352 में लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। यहाँ ध्यान रखना कि यह शर्त है 1 माह की, कि उसमें 1 माह के भीतर द्विसदनों के प्रस्तावों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ 360 में तो है 2 माह,
और यहाँ है 352 है 1 माह। सेम यही क्वेश्चन अगर आपसे 352 के संदर्भ में पूछता तो उसका आंसर हो जाए 1 माह। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान में। फिर अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में और मैदानी क्षेत्रों में इससे अधिक की आबादी वाली सड़क संपर्क से वंचित बस्तियों को सभी मौसम अनुरूप सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो वह है 500। फिर अगला क्वेश्चन कि वो अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड आयरलैंड प्राइम मिनिस्टर इन जून 2020 में, कि जून 2020 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो वह है मिचेल मार्टिन। फिर अगला क्वेश्चन, जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से किसका झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष या अध्यक्षा के रूप में चयन किया गया? तो रविंद्रनाथ महतो। फिर अगला क्वेश्चन, लोक चित्रकला की लघु शैली, लोक चित्रकला की लघु शैली किस राज्य से संबंधित है? तो वह है राजस्थान से। फिर अगला क्वेश्चन है, नाम ड्रोलिंग मठ किस राज्य में स्थित है? तो वह है कर्नाटक में। नाम ड्रोलिंग मठ कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के में व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? तो वह है 10 लाख रुपए। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो यह है संपत्ति का अधिकार नहीं है। हालांकि प्रारंभ में तो यह मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था और इसको आर्टिकल 31 से निकाल कर 300 K में शिफ्ट कर दिया गया। तो अब जो है देखो, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे और वर्तमान में है 6, और ये मूल अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है USA से। एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, प्रारंभ में 7 है, अब 6 है, और इसको कैसे कैसे क्या क्या किस हिसाब से शिफ्ट किया गया। तो अपन देख लेते हैं एक बार 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं। तो देखो, पहले तो ये है कि ट्रिक से देखो तो समता की स्वतंत्रता का शोषण, समता की स्वतंत्रता का शोषण, जैसे मैं लिख भी दूँ, समता की स्वतंत्रता, समता की स्वतंत्रता का शोषण, धार्मिक शिक्षा के उपचार से। एक लाइन याद रखेंगे, सीक्वेंस से अपन को याद हो जाएंगे। समता की स्वतंत्रता का शोषण धार्मिक शिक्षा के उपचार से। तो समता यानी समानता का अधिकार, इसका उल्लेख है। यानी अब मूल अधिकारों का पहले तो ये देखो, मूल अधिकार ये कौन से भाग में है? तो मूल अधिकार भाग 3 में है। मूल अधिकार है भाग 3 में, और अनुच्छेद है 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है। फिर है पहला मूल अधिकार है समता या समानता का अधिकार, तो यह है 14 से 18। 14 से 18 में क्या है? तो वह है समता या समानता का अधिकार। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह हो जाएगा 19 से 22 तक। ये अनुच्छेद भी ध्यान रखने इनके बीच वाले भी, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये है अनुच्छेद 23 और 24 में। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह हो जाएगा फिर 25 से 28। फिर अगला शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, तो यह हो जाएगा 29 और 30 में। और 31 है नहीं अभी, 31वां को तो कानूनी अधिकार के रूप में कर दिया गया। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और यह हो जाएगा आर्टिकल 32 में। तो यह ध्यान रखना है। अब देखो, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद पहले 31 में था। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब जो 6 मूल अधिकार रह गए। चलो आगे देखते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित करता है, तो वो करता है अनुच्छेद 331। तो ये ध्यान रखना, एंग्लो इंडियन। अनुच्छेद 331 के तहत अगर राष्ट्रपति को लगे कि आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व कम है या नहीं है, तो वो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता था। हालांकि अब नहीं है, ये आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। फिर है देखो 331 तो ये, अब 333 में तो राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता था, और 333 में राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन का प्रावधान है 333 में, और 331 में है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा। तो इसमें देखना है, ये दोनों का प्रावधान था। लेकिन 25 जनवरी 2020 को 104वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104वां CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन 25 जनवरी 2020 को 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारत की संसद और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन की आरक्षित सीटों को समाप्त, यानी कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 25 जनवरी 2020 को एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया था। तो ये अब वर्तमान में नहीं है। फिर है, अब एंग्लो इंडियन होते कौन थे? तो एंग्लो इंडियन वो होते थे जिसके पिताजी तो यूरोप के थे और माताजी इंडियन हो, तो उनकी संतान को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है जीके जीएस का अंतिम क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है, तो वह है जूमिंग। फिर अब क्वेश्चन देखेंगे अपन 10 कंप्यूटर के। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो यह है Ctrl+U का। फिर अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सिलेक्ट हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 30 सेल। फिर अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक पैराग्राफ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। फिर है, डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते, गलत बात, दोनों हो सकते हैं। हेडर और फुटर दोनों ही होते हैं डॉक्यूमेंट फाइल में। फिर एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक बुलेटिन टेक्स्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक टेबल भी हो सकती है। तो इसमें 2 नंबर वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों ही होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो वो शीट 1 ही होता है। फिर अगला क्वेश्चन, MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो वह Ctrl एंड प्रेस करोगे तो आप डॉक्यूमेंट के अंत में चले जाओगे, और Ctrl अप करोगे तो ऊपर आ जाओगे। W3C का पूर्ण रूप क्या होता है? तो 3 बार W यानी WW या W यानी वर्ल्ड वाइड वेब और कंसोर्शियम C का मतलब हो जाएगा। तो W3C आ जाए तो 3 बार W लिखना है और फिर इसका रूपांतरण करना है, जैसे WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। फिर ये अगला क्वेश्चन, फॉर्मूले का परिणाम। अगर ये नहीं निकाल पा रहे हो तो इनको छोड़ ही देना है, इस माथाफोड़ी नहीं करनी है, नहीं तो वही नेगेटिव मार्किंग में 1/4 डल जाओगी। फिर है, .docs फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से सबसे पहले परिचित किया गया था? तो ये MS वर्ड 2007 के वर्जन का ये किया गया था ये। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य या असत्य स्पष्ट कीजिए। तो MS वर्ड में एक पैराग्राफ को दोहरी लाइनों के साथ रेखांकित या अंडरलाइन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। MS वर्ड में एक पैराग्राफ में एक ही व्याख्या हो सकता है, हाँ, दोनों सत्य हैं इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ईमेल में अटैचमेंट के रूप में PDF और ZIP फाइल दोनों एक साथ नहीं हो सकती, ये तो गलत है, दोनों हो सकती है। फिर ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकती है, CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, तो CC फील्ड खाली हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। फिर ईमेल में 2 फील्ड खाली नहीं हो सकती है 2 फील्ड भी। और ईमेल में 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें सही कथन है ऑप्शन 2। ऐसे करके अपन ने क्वेश्चन देख लिए हैं
50 जीके जीएस के और 10 कंप्यूटर के, और कुल मिला के 60 क्वेश्चन हो गए हैं। और आपको अच्छे से बार बार रिवीजन करना है। और सबसे ज़्यादा बता दूं तो आपको किताबों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, और मैक्सिमम टाइम आप किताबों से ही रिवीजन करो और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दो। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको देखो और कंटेंट इकट्ठा करो। मतलब जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, जैसे मान लो ये वीडियो देखा है, इसमें जो कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी मिली या कोई नया क्वेश्चन देखने को मिला आपको, या इसके बारे में मैंने बताया कोई आसपास, तो वो चीज़ें आप अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिवाइज़ करो। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद सभी का। जुड़े रहिए और आगे भी मैं बहुत कुछ आपको जानकारी दूंगा और अच्छे से आपके क्लियर कराऊंगा। थैंक यू।